क्वेश्चन नंबर 81 और क्वेश्चन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब आता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्रोड्यूसर सेल्स अ स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्राइस। जब कोई प्रोड्यूसर एक स्पेसिफिक कमोडिटी को या सर्विस को अलग अलग बायर्स को सेम प्राइस में देता है, मतलब रिच पीपल को भी सेम प्राइस, पुअर पीपल को भी सेम प्राइस, मिडिल क्लास को भी सेम प्राइस, मतलब अलग अलग कैटेगरी के जो क्लास के जो बायर्स होते हैं ना, सबको सेम प्राइस पे देता है, पहली कंडीशन। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर सेल्स अ स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस टू डिफरेंट बायर्स एट टू और मोर डिफरेंट प्राइसेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन कॉस्ट। यहां पे कहा जा रहा है कि दो सेम कमोडिटी को या सर्विसेज को अलग क्लासेस में अलग प्राइसेस में बांटा जा रहा है या बेचा जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है प्रोड्यूसर सेल्स अ स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस टू डिफरेंट बायर्स एट टू और मोर डिफरेंट प्राइसेस फॉर रीजन नॉट एसोसिएटेड विद डिफरेंस इन कॉस्ट। ठीक है। और चौथा कह रहा है प्रोड्यूसर्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेल्स डिफरेंट गुड्स टू कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस। चौथा ऑप्शन कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट गुड्स को डिफरेंट प्राइसेस पे कस्टमर्स को बेचते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। मैंने इसीलिए ऑप्शन सी समझाया नहीं था, अब समझिएगा ऑप्शन सी क्या है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेन प्रोड्यूसर सेल्स अ स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस टू डिफरेंट बायर्स एट टू और मोर डिफरेंट प्राइसेस फॉर रीजन नॉट एसोसिएटेड विद डिफरेंस इन कॉस्ट। ठीक है। डिफरेंस इन कॉस्ट का मतलब होता है लागत, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, किस प्राइस में आप उसे प्रोड्यूस कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज को। यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी आप अलग अलग क्लास और कैटेगरी के लोगों को अलग अलग प्राइसेस में आप सामान बेच रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब ऑकर होता है जब किसी गुड्स और सर्विसेज की लागत सेम है, लेकिन आप अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्राइसेस पे बेच रहे हो। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर्स को अलग अलग प्राइसेस पे बेच रहे हो, सेम कमोडिटी या सर्विस। ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन 82 कह रहा है कि एमआर कर्व अंडर मोनोपोली लाइज बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड वाई एक्सिस बिकॉज द रेट डिक्लाइन ऑफ एमआरएस। इन्होंने कहा जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होता है ना मोनोपोली में, वो एवरेज रेवेन्यू और वाई एक्सिस के बीच में होता है, क्योंकि जो रेट होता है ना डिक्लाइन का एमआर कर्व इज, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जस्ट हाफ ऑफ द रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ एवरेज रेवेन्यू। दूसरा ऑप्शन जस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ एवरेज रेवेन्यू। तीसरा जस्ट ट्रिपल टू द रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ द एवरेज रेवेन्यू। और चौथा है जस्ट डबल द रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ द एवरेज रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जस्ट डबल द रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ एवरेज रेवेन्यू। मतलब क्वेश्चन था कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है मोनोपोली की कंडीशन में, वो जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है मोनोपोली की कंडीशन में, वो एवरेज रेवेन्यू और वाई एक्सिस के बीच में आता है, तब आता है जो रेट ऑफ डिक्लाइन होता है ना एमआर का, मार्जिनल रेवेन्यू का, वो जस्ट डबल होता है रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ एवरेज रेवेन्यू। ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 और यहां पे फॉर्मूला के बारे में बात की जा रही है कि कौन सा सही फॉर्मूला है। क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एमआर दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू प्लस ब्रैकेट ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। तीसरा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइडेड बाय ई माइनस 1। और चौथा है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइडेड बाय ई माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है और जो सही फॉर्मूला है वो है ऑप्शन बी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ई माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 और क्वेश्चन है इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द डैश कर्व ऑफ द फर्म। ठीक है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है, इज द डैश कर्व ऑफ द फर्म। वो कौन सा कर्व है फर्म का
वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज कॉस्ट कर्व है, दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, तीसरा ऑप्शन है डिमांड कर्व है और चौथा ऑप्शन है सप्लाई कर्व है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सप्लाई कर्व। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, marginal cost curve above the average cost curve is the supply curve of the firm। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 और क्वेश्चन है इन अ लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट्स आर इंक्लूडेड इन द डैश कर्व। लॉन्ग रन में जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो किस कर्व में इंक्लूडेड है? ठीक है, पहला है एलएसी कर्व, एलएसी मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, दूसरा है एलएमसी दैट इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तीसरा है एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट और चौथा है एसएसी दैट इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इन अ लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट्स आर इंक्लूडेड इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 और क्वेश्चन है पूछा गया है कि ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, आप समझिएगा। The balance of payment is an accounting system that measures all economic transactions between residents of one country and the residents of all other countries. Are you agreeing that this statement is true? ठीक है, बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, we have 4 options। पहला ऑप्शन yes, दूसरा ऑप्शन false, तीसरा ऑप्शन cannot say, चौथा ऑप्शन partially true। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। कहा जा रहा है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम का, वो मेजर ये करता है कि जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है एक देश का दूसरे देश के रेसिडेंट्स के बीच में। मतलब इफ आई टॉक अबाउट आवर कंट्री, इंडिया के रेसिडेंट्स जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंटिंग करेंगे ना, तो उसमें इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं और जो इंडिया के बाहर जो देश के जो रेसिडेंट्स हैं आपस में जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन किया है उसके बीच की अकाउंटिंग होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87 और क्वेश्चन है व्हाट वर द इनिशियल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बैंक। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग का और कैपिटल का मतलब होता है द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक की जब शुरुआत हुई थी तो उसका इनिशियल कैपिटल क्या था, कितना अमाउंट था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है $10,000 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है $12,000 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है $2,000 मिलियन और चौथा ऑप्शन है $25,000 मिलियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, $10,000 मिलियन। जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी तो वर्ल्ड बैंक का जो इनिशियल कैपिटल था वो $10,000 मिलियन था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88 और क्वेश्चन नंबर 88 है द वर्ल्ड बैंक फॉर्म्ड एज अ डैश बॉडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको मालूम होगा ना, आईबीआरडी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट द्वारा किया गया था। ठीक है, दोनों साथ साथ फॉर्म हुए थे। आईबीआरडी का नाम बाद में चेंज करके वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। तो सवाल पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो फॉर्म किया गया था एज द डैश बॉडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा कॉम्पिटिटिव बॉडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा है लीगल बॉडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो वर्ल्ड बैंक फॉर्म किया गया था it was an complementary body of international monetary fund। option A is the correct answer। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन केम इनटू फोर्स ऑन, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ना IFC, ठीक है, केम इनटू फोर्स ऑन, महीने की बात पूछी जा रही है क्योंकि चारों ऑप्शंस में ईयर सेम है। हम बेसिकली ईयर ही पढ़ते हैं, महीना उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन अब आपको महीना भी ध्यान देना है कि किस मंथ में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हुआ था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जुलाई 1956, दूसरा ऑप्शन अगस्त 1956, तीसरा ऑप्शन जनवरी 1956 और चौथा ऑप्शन दिसंबर 1956। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 है इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल प्रॉब्लम मीन्स। आपने पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यहां पे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, दिस यू हैव टू टेल। पहला ऑप्शन है
आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो आउटपुट है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे। दूसरा कह रहे कंज्यूमर्स डू नॉट हैव एज मच मनी एज दे वुड विश। कंज्यूमर्स के पास ज्यादा पैसे नहीं है जितना वो चाहते हैं, ठीक है। तीसरा कह रहे देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ एक सर्टेन लेवल है, हमेशा रहता है, ठीक। और लास्ट ऑप्शन है रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन एन ऑप्टिमम वे। जो रिसोर्सेज है वो कभी भी उनके ऑप्टिमम तरीके से एलोकेट नहीं होता, डिवाइड नहीं किया जाता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कहा गया है कि आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स में बेसिकली स्केर्सिटी की बात की जा रही है, ठीक है। स्केर्सिटी मतलब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, ठीक है, इवन एट ए जीरो प्राइस। Scarcity is the situation when the demand for a good exceeds its supply even at a zero price. This is the definition of scarcity. इकोनॉमिक्स में बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसका मतलब ये होता है कि आउटपुट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। जो भी अवेलेबिलिटी है ना उस बेसिस पे आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 और क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है द अदर नेम ऑफ डैश मेथड, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। द अदर मेथड ऑफ डैश मेथड आर एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल एंड प्रियोरी मेथड, ठीक है। इनमें से किस मेथड का दूसरे नाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एनालिटिकल मेथड है या प्रियोरी मेथड है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडक्टिव मेथड, दूसरा ऑप्शन इकोनॉमिक मेथड, तीसरा ऑप्शन डिडक्टिव मेथड, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डिडक्टिव मेथड। जो डिडक्टिव मेथड है उसका और जो मेथड्स है ना उनका जो अलग अलग नाम है, मतलब डिडक्टिव मेथड के जो अलग नाम है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एनालिटिकल मेथड या प्रियोरी मेथड, ये सब डिडक्टिव मेथड के अलग नाम है, ठीक है, चीजें सेम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 और क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है all points on PPC show, PPC is production possibility curve, show that the goods and services are produced at। देखिए आपको मालूम होगा ना पीपीसी कर्व कुछ ऐसा बनता था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते थे। इस कर्व के अंदर कोई चीज बनती थी तो हमने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने पे कर्व बनता है, और ज्यादा अच्छी तरीके से या कोई नई टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इस कर्व के बाहर हमारा वो पॉइंट बनता है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो भी पॉइंट्स पीपीसी कर्व के ऊपर बन रहे हैं वो क्या शो करते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लीस्ट कॉस्ट एंड सम रिसोर्सेज आर वेस्टेड, दूसरा ऑप्शन हाई कॉस्ट एंड नो रिसोर्सेज आर वेस्टेड, तीसरा ऑप्शन लीस्ट कॉस्ट एंड नो रिसोर्सेज आर वेस्टेड, और चौथा मॉडरेट कॉस्ट एंड नो रिसोर्सेज आर वेस्टेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लीस्ट कॉस्ट एंड नो रिसोर्सेज आर वेस्टेड। जब रिसोर्सेज बर्बाद नहीं हो रहे हैं और कम से कम खर्चे में आप दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर ले रहे हैं तो पीपीसी कर्व जो बनती है ना लाइन, वो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर वो लाइन बन जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93 और क्वेश्चन है Which of the following is the cause of an economic problem? इन चारों में से इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या कॉज है? We have 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन scarcity of resources, दूसरा ऑप्शन अनलिमिटेड वांट्स, तीसरा ऑप्शन ऑल्टरनेटिव यूजेस और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस भी है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस मतलब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, अनलिमिटेड वांट्स भी है, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94 और क्वेश्चन है कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी फॉर द हाउस होल्ड व्हेन द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड रेज बाय 10% एंड द डिमांड फॉर द राइसेस बाय 5%। पूछा जा रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी हाउस होल्ड का यू हैव टू कैलकुलेट जब इनकम 10% राइज कर रहा है और साथ ही साथ जो राइज की जो डिमांड है ना वो भी राइज कर रही है 5%। तो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन -0.5, दूसरा ऑप्शन +0.5, तीसरा ऑप्शन -2, चौथा ऑप्शन +2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी +0.5।
इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर जरूर आएगा। नहीं सॉल्व हो पाता प्लीज कमेंट कीजिएगा, ये चीज मैं आप पे छोड़ रहा हूं। अब कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, देन जब दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तब क्या होगा। ठीक है, वी हैव एमआरएस। एमआरएस का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस इज फॉलोइंग, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एमआरएस इज राइसिंग। तीसरा ऑप्शन एमआरएस इज कांस्टेंट। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जब क्वेश्चन है कि व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एमआरएस इज कांस्टेंट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 और क्वेश्चन है द लॉ ऑफ स्केर्सिटी। लॉ ऑफ स्केर्सिटी क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्रीज। दूसरा ऑप्शन डज नॉट अप्लाई टू पुअर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तीसरा ऑप्शन इंप्लाइज ओनली टू सोशलिस्टिक इकोनॉमीज। और चौथा इंप्लाइज दैट ऑल कंज्यूमर वांट्स विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो स्केर्सिटी की डेफिनेशन क्या थी? लॉ ऑफ स्केर्सिटी का मतलब, लॉ ऑफ स्केर्सिटी था इट इज अ सिचुएशन व्हेन द डिमांड फॉर अ गुड्स एक्सीड्स इट्स सप्लाई इवन एट अ जीरो प्राइस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। लोगों की डिमांड अनलिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, सप्लाई उस हिसाब से है नहीं। तो ऑप्शन डी है इंप्लाइज दैट ऑल कंज्यूमर वांट्स विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 और क्वेश्चन नंबर 97 है स्केर्सिटी डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय। जो स्केर्सिटी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स में वो किसने दी थी? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एल्फ्रेड मार्शल। दूसरा ऑप्शन जेबी से। तीसरा ऑप्शन एलन एंड हिक्स। और चौथा ऑप्शन रॉबिन्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने स्केर्सिटी की डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 और क्वेश्चन है इन केस ऑफ गिवन गुड द डिमांड कर्व विल बी। गिवन गुड में जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होगा। दूसरा ऑप्शन डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट होगा। तीसरा ऑप्शन डिमांड कर्व वर्टिकल होगा। चौथा ऑप्शन अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अपवर्ड स्लोपिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है मतलब। पहला है द सर्विस ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स एसेट्रा आर टर्म्ड एज प्रोडक्शन। सही बात है, ये प्रोडक्शन होता है, गलत नहीं है इसमें कुछ, ये सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। मैटर मालूम है ना आपको? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। 2-3 कंपाउंड्स को, केमिकल्स को, पता नहीं क्या क्या एटम्स को मिला करके मैटर इंसान बना लेता है। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट, गलत नहीं है। ऑप्शन सी एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल डज नॉट डिपेंड सोलली ऑन इनकम। ये भी सही है कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल है वो सिर्फ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें। ठीक है, आप कैपिटल इकट्ठा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इनकम ही इकट्ठा करो, आप बहुत सारी चीजें कहीं से भी पैसे रेज करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हो अपने कैपिटल को। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ऊपर की तीनों स्टेटमेंट सही है और सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन है फेमा स्टैंड्स फॉर। फेमा का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फिस्कल एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दूसरा ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मॉनेटरी एक्ट। तीसरा ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और चौथा ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का फुल फॉर्म है। ठीक।